हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो आपका एग्जाम होने वाला है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, ये एग्जाम 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। ओके, सो इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होने वाले हैं, वही MCQs आज हम लोग स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये स्पेशल क्लास सीरीज का 10th लेक्चर है। इसके पहले हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो सभी लेक्चर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर वो लेक्चर्स आपने देखे नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, सो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, डिस्पर्शन का कौन सा मेजर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का है और इसमें हमें क्या बोला गया है कि डिस्पर्शन का कौन सा मेजर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी रेंज, ऑप्शन सी मीन डेविएशन, इसको ही हम लोग एवरेज डेविएशन बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हमें क्या बोला गया था कि डिस्पर्शन का कौन सा मेजर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मीन जो होता है ना, ये डिस्पर्शन का मेजर नहीं है। ओके, तो ये रेंज हो गया, मीन डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सभी डिस्पर्शन के अंदर में आते हैं। लेकिन मीन, मोड हो गया या फिर मीडियन हो गया, ये सब जो आते हैं ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी के आते हैं। ओके, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, एनालिटिकल स्टडीज इंक्लूड द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्टडीज एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि एनालिटिकल स्टडीज में ऐसी कौन सी स्टडी इंक्लूड नहीं होती है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केस कंट्रोल स्टडीज, ऑप्शन बी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, ऑप्शन सी कोहर्ट स्टडीज, ऑप्शन डी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो देखिए दोस्तों, ये जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होते हैं ना, ये एनालिटिकल स्टडी का पार्ट नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर इपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर में 2 टाइप की स्टडीज़ आती है। एक आती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी और सेकंड क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल स्टडीज़। ओके, तो ऑब्जर्वेटिव स्टडीज़ में 2 टाइप की स्टडीज़ आती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव और सेकंड क्या आता है, एनालिटिकल स्टडीज़। ओके, तो एनालिटिकल में क्या आता है, इकोलॉजिकल और कोरिलेशनल, क्रॉस सेक्शनल और प्रीवैलेंट, केस कंट्रोल और केस प्रिफरेंस, कोहर्ट और फॉलोअप स्टडीज, ऐसे एनालिटिकल स्टडीज में आता है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एनालिटिकल स्टडीज में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए, केस कंट्रोल, कोहर्ट स्टडीज और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज तो एनालिटिकल स्टडीज में इंक्लूड रहेगा, और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होता है ये एनालिटिकल में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो ये रैंडमाइज कंट्रोल किस में इंक्लूड होता है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है या फिर उसको ही हम लोग इंटरवेंशनल स्टडीज बोलते हैं, उसमें इंक्लूड होता है। तो उसमें रैंडमाइज कंट्रोल के अलावा क्या क्या इंक्लूड होता है, फील्ड ट्रायल्स और कम्युनिटी ट्रायल्स भी इंक्लूड होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैसा क्या दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे और 1 स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। ओके, तो वही जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वही हमें फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, जेस्टेशनल डायबिटीज कैन लीड टू टाइप 2 डायबिटीज आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन बी, जेस्टेशनल डायबिटीज इज ऑलवेज ट्रांजिएंट एंड क्यूर्ड आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन सी, gestational diabetes is a risk factor for diabetes in children born to mothers with gestational diabetes mellitus. ऑप्शन डी है, स्क्रीनिंग फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज शुड बी इंक्लूडेड इन एंटीनेटल केयर। तो देखिए दोस्तों, जो जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, आफ्टर डिलीवरी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज इज अ ऑलवेज ट्रांजिएंट एंड क्यूर्ड आफ्टर डिलीवरी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये ट्रांजिएंट नहीं होता है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। फिर उसके बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज इन अ चिल्ड्रन बॉर्न टू द मदर्स विद डायबिटीज। तो देखिए दोस्तों, जो जेस्टेशनल डायबिटीज मदर होते हैं उनके चिल्ड्रन को भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट रहेगा। और जो एंटीनेटल केयर में हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग करना चाहिए, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा। तो फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन बी फॉल्स है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर टी 380A IUCD शुड बी रिप्लेस्ड इन। तो देखिए दोस्तों, ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, कौन सा,
कॉपर-टी 380। तो ये हमें कितने साल बाद रिप्लेस करना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 ईयर्स, ऑप्शन बी 6 ईयर्स, ऑप्शन सी 8 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉपर-टी 380 होते हैं ना, तो इसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स का होता है। ओके, तो एक बार प्लेस किए तो हम लोग 10 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला क्या है? कोकोनट ऑयल। सेकंड क्या है? ग्राउंडनट ऑयल। थर्ड है मस्टर्ड ऑयल। तो उसमें क्या बोला गया है? विच ऑफ द अबो इज आर डाइटरी सोर्सेस ऑफ लिनोलेइक एसिड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ये जो कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, किसमें लिनोलोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिनोलोइक एसिड जो होता है ना, ये तीनों इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें? ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, तीनों इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों, इसके साथ में हम लोग बाकी भी ऑयल्स की बात कर लेते हैं जिसमें लिनोलोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो कंटेंट ऑफ लिनोलेइक एसिड इन वेरियस ऑयल्स में हम लोग देखते हैं तो सनफ्लावर ऑयल में 73% होता है, कॉर्न ऑयल में 57%, सनफ्लावर ऑयल में 56%, सोयाबीन ऑयल में 51%, सीसम ऑयल में 40%, ग्राउंडनट ऑयल में 9% होता है, मस्टर्ड ऑयल में 15% और कोकोनट ऑयल में 2% लिनोलोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, WHO डिफाइंस अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेन एज वन दैट इज। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है और उसमें जो WHO की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्यूबरकुलोसिस का स्ट्रेन कौन सा होता है। ओके, मतलब कौन से स्ट्रेन को हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हैं। ऑप्शन ए एटलीस्ट रेजिस्टेंट टू INH मतलब आइसोनियाजाइड, ऑप्शन बी एटलीस्ट रेजिस्टेंट टू रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग, ऑप्शन डी रेजिस्टेंट टू स्ट्रेप्टोमाइसिन ओनली। तो देखिए दोस्तों, जो WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे? जो स्ट्रेन आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन दोनों को भी रेजिस्ट करता होगा, उसको ही हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेन बोल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन विथ और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, कोई भी किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से होते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिए गए हैं, तो उसमें से हमें जो करेक्ट है वही फाइंड आउट करना है। डन ऑन हेल्दी पीपल, डन ऑन अनहेल्दी पीपल, मोर एक्यूरेट, लेस एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट, यूज्ड एज अ बेस फॉर ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसके अगर फीचर्स देखते हैं तो हम लोग वो हेल्दी पीपल के ऊपर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में ये हम लोग अनहेल्दी के ऊपर नहीं करेंगे। मोर एक्यूरेट नहीं होता है दोस्तों, ये क्या होता है? लेस एक्यूरेट होता है। फिर उसके बाद में ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव नहीं होता है। फिर उसके बाद में नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसके लिए हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करना होगा। ओके, कन्फर्मेटरी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नॉट अ बेसिस फॉर ट्रीटमेंट। ओके, और ये जो यूज्ड एज अ बेस फॉर ट्रीटमेंट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कौन से है? 1, 4, 5, 7। ओके, 1, 4, 5, 7। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, 4, 5, 8, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में 1, 3, 5, 8, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है 2, 3, 6, 7, ये भी नहीं होगा। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी 1, 4, 5, 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच नेशनल प्रोग्राम केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। तो देखिए दोस्तों, अभी जो करंटली नीति आयोग चालू है, ओके, इंडिया में क्या कौन सा आयोग चालू है? नीति आयोग। तो नीति आयोग के पहले
5 ईयर प्लान का प्रोविजन था। ओके, 5 ईयर प्लान का प्रोविजन था, तो हर 5 साल बाद नया प्लान एग्जिस्ट करता था। ओके, नया प्लान बन के रेडी होता था। जो 11th 5 ईयर प्लान है तो उसके अंडर में कौन सा नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ है या फिर एग्जिस्टेंस में आया है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल डायबिटीज एंड कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन डी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रीवेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। तो देखिए दोस्तों, ये जो 11th 5 ईयर प्लान था ना, इसके अंडर में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक को इंक्लूड किया गया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजेस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिसीजेस की लिस्ट दी गई है और उसके बाद में क्या बोला गया है? विच ऑफ द अबो आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। तो ऐसे कौन से डिसीजेस है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यही फाइंड आउट करना है। ओके, तो कौन से डिसीज दिए गए हैं वो देख लेते हैं पहले। येलो फीवर, क्यू फीवर, चिकनगुनिया फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, स्लीपिंग सिकनेस। तो देखिए दोस्तों, ये जो येलो फीवर होता है ये भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, क्यू फीवर मॉस्किटो से ट्रांसमिट नहीं होता है, चिकनगुनिया फीवर भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये रिलैप्सिंग फीवर नहीं होता है। फिर ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ना दोस्तों, ये सी फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। ओके, कौन से फ्लाई से ट्रांसमिट होता है? सी फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। तो ये भी नहीं रहेगा। तो हमें क्या बोला गया था कि कौन से ऐसे डिसीज है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होते हैं। तो कौन से मिले हमें? 1, 3, 5। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 6 नहीं, ऑप्शन बी 2, 3, 5 नहीं, 4, 5, 6 नहीं, 1, 3, 5। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, जो एनाफिलस मॉस्किटो होता है ना, एनाफिलस मॉस्किटो, इसकी वजह से मलेरिया होता है और फाइलेरिया की भी एक स्ट्रेन ट्रांसमिट होती है। ओके, फिर उसके बाद में एक क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है दोस्तों। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से वेस्ट नाइल फीवर हो गया। ओके, वेस्ट नाइल फीवर, या फिर जो बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस होता है। ओके, बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस जो होता है वो भी ट्रांसमिट होता है। इवन जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी ट्रांसमिट होता है। और एक स्ट्रेन है दोस्तों, एडिस मॉस्किटो। ओके, तो एडिस मॉस्किटो की वजह से डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है। ओके, उसके बाद में चिकनगुनिया या फिर येलो फीवर भी ट्रांसमिट होता है। ओके, और जो मैंसोनॉइड्स होते हैं। ओके, मैंसोनॉइड्स, तो मैंसोनॉइड्स की वजह से मलायन फाइलेरिया ट्रांसमिट होता है। ओके, कौन सा फाइलेरिया ट्रांसमिट होता है? मलायन फाइलेरिया ट्रांसमिट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग आर अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड नहीं होता है। किसमें? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, ऑप्शन डी ड्रेसलर सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों, ये जो ड्रेसलर सिंड्रोम जो होता है ना, ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये क्या है? लेट कॉम्प्लिकेशन है। किसमें? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। ओके, सो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस कौन से हैं? पैपिलरी मसल डिस्फंक्शन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर, ये सभी अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। और ड्रेसलर सिंड्रोम जो होता है ये लेट कॉम्प्लिकेशन में आता है। ओके, और इसका जो ऑनसेट होता है ना, ये दोस्तों 1 to 6 वीक आफ्टर एमआई अटैक के बाद में, मतलब इनिशियल इवेंट आता है एमआई का, तो उसके 1 to 6 वीक बाद ये दिखाई देता है। कभी कभार ये डिले हो सकता है, 3 मंथ तक भी डिले हो सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम प्रोटीन्स द लेवल ऑफ प्रोटीन डू नॉट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन सी फिब्रिनोजन, ऑप्शन डी सेरुलोप्लाज्मिन। तो देखिए दोस्तों, ये जो एल्बुमिन होता है ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये ट्रांसफेरिन भी डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। ये फिब्रिनोजन का कुछ रोल नहीं है दोस्तों, फिब्रिनोजन डिक्रीज नहीं होता है इसमें। ओके, और सेरुलोप्लाज्मिन, तो सेरुलोप्लाज्मिन भी डिक्रीज हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ईसीजी चेंज ऑफ हाइपर कैलेमिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है। ओके, पोटेशियम का लेवल सीरम में इंक्रीज हो चुका है, तो पोटेशियम का लेवल सीरम में इंक्रीज होने की वजह से कौन सा ईसीजी चेंज हमें दिखाई नहीं देता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए टॉल टी वेव। तो देखिए दोस्तों हाइपर कैलेमिया में हमें टॉल टी वेव दिखाई देता है। फिर उसके बाद में टॉल पी वेव। तो देखिए दोस्तों हाइपर कैलेमिया में पी वेव जो होती है ये फ्लैट होती है। ओके, कैसी होती है, फ्लैट होती है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं अपसेंट पी वेव होती है। फिर उसके बाद में प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वाइडनिंग भी हो जाता है। सो कौन सा चेंज दिखाई नहीं देता है, हमें टॉल टी वेव नहीं दिखाई देता है। ओके, इसमें क्या रहता है, फ्लैट या फिर अपसेंट पी वेव दिखाई देती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एसवीसी सिंड्रोम। एसवीसी सिंड्रोम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम कैन ऑकर इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम जो होता है ये कौन से कंडीशन में नहीं होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए न्यूमोमीडियास्टिनम, ऑप्शन बी गॉइटर, ऑप्शन सी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ऑप्शन डी लिम्फोमा। तो देखिए दोस्तों ये जो सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम जो होता है ना, ये न्यूमोमीडियास्टिनम की कंडीशन में नहीं होता है। ओके, ये गॉइटर की कंडीशन में भी होता है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा अगर हुआ है तो उसमें भी होता है, और लिम्फोमा अगर हुआ है तो उस कंडीशन में भी होता है। तो ये बेसिकली ये सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो सुपेरियर वेना कावा होता है उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है, एक तो कार्सिनोमा, लिम्फोमा या फिर गॉइटर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेनस रिटर्न होता है वो सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, और स्पेशली जो ट्यूमर की कंडीशन होती है उसमें ये हमें कॉमनली दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर साइट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो देखिए दोस्तों विटामिन B12 मतलब साइनोकोबैलामाइन। ओके, तो साइनोकोबैलामाइन का मेजर एब्सॉर्प्शन साइट कौन सी है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी टर्मिनल इलियम, ऑप्शन सी डिओडिनम, ऑप्शन डी मिड जेजुनम। तो देखिए दोस्तों ये जो विटामिन B12 होता है ना, ये हमारे टर्मिनल इलियम में एब्सॉर्ब होता है। ओके, कहाँ पे एब्सॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम में एब्सॉर्ब होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिसीज दिया गया है, और उसमें कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग्स दिखाई देती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला क्या है, रिएटर सिंड्रोम। ओके, तो रिएटर सिंड्रोम जो होता है ना दोस्तों, ये इसको ही हम लोग रिएक्टिव आर्थराइटिस बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस बोल सकते हैं। ओके, तो इसका जो रिएक्टिव आर्थराइटिस का जो क्लासिकल ट्रायड होता है दोस्तों, ओके, क्लासिकल ट्रायड जो होता है ना, तो इसके अंदर में एक आर्थराइटिस आता है। ओके, आर्थराइटिस, फिर यूरेथ्राइटिस आता है, यूरेथ्राइटिस आता है, और साथ ही में दोस्तों इसमें कंजंक्टिवाइटिस भी दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है, कंजंक्टिवाइटिस भी दिखाई देता है। फिर उसके बाद में है रूमेटाइड आर्थराइटिस, फिर उसके बाद में सोराइटिक आर्थराइटिस, फिर उसके बाद में है शोग्रन्स सिंड्रोम। ओके, कौन सा सिंड्रोम, शोग्रन्स सिंड्रोम। तो लिस्ट 2 में क्या दिए गए, ओनिकोलाइसिस, केराटोडर्मा ब्लिनोरेजिया, फिर झीरोस्टोमिया, फिर है बेकर सिस्ट। ओके, तो देखिए दोस्तों ये जो रेटर सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें हमें केराटोडर्मल ब्लिनोरेजिया दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है, केराटोडर्मा ब्लिनोरेजिका दिखाई देता है। तो रेटर सिंड्रोम के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में दोस्तों ये बेकर सिस्ट दिखाई देता है। ओके, तो बी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये जो बेकर सिस्ट होता है दोस्तों, ये बेकर सिस्ट एक पाल्पेबल मास्क होता है जो नी जॉइंट होती है, नी जॉइंट के जस्ट बैक साइड में होता है। मतलब बैक साइड में मतलब क्या हो गया, जो पॉप्लिटियल फोसा होता है, तो ये पॉप्लिटियल फोसा में ये प्रेजेंट होता है। कौन से कंडीशन में, रूमेटाइड आर्थराइटिस के कंडीशन में। फिर उसके बाद में है सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो देखिए दोस्तों सोरियाटिक आर्थराइटिस में अब हमें ओनिकोलाइसिस दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है, ओनिकोलाइसिस दिखाई देता है। फिर उसके बाद में है शोग्रन सिंड्रोम। तो शोग्रन सिंड्रोम में हमें झीरोस्टोमिया दिखाई देता है। तो ये झीरोस्टोमिया क्या हो जाता है, झीरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है। तो हमें कोड कौन से मिले हैं, 2 4 1 3 मिला है। ओके, 2 4 1 3। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 4 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है
2413 दिखाई दे रहा है। सो हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूजफुल इन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ओके, GAD। तो GAD में कौन सा ड्रग यूज नहीं होता है, कौन सा ड्रग यूजफुल नहीं है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रिस्पेरिडॉन, ऑप्शन बी एमिट्रिप्टिलिन, ऑप्शन सी ब्यूस्पिरॉन, ऑप्शन डी वेनलैफेक्साइन। ओके, सो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रेस्पिरिडॉन। ओके, तो ये जो रेस्पिरिडॉन जो है ना दोस्तों, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है और हमें कंडीशन कौन सी दी गई है, एंजाइटी कंडीशन दी गई है। तो एंजाइटी कंडीशन में हमको एंजियोलाइटिक्स ड्रग देना पड़ेगा। ओके, कौन से ड्रग्स देना पड़ेगा, एंजियोलाइटिक्स। लेकिन यहाँ पर जो रिस्पेरिडॉन जो है ना, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है। ओके, एंटी साइकोटिक ड्रग है, तो ये हम लोग देंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये जो रेस्पिरिडॉन होता है ना दोस्तों, सिजोफ्रेनिया हो गया, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या फिर ऑटिज्म में जो इरिटेबिलिटी हमें दिखाई देती है, उसमें भी ये ड्रग यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, SIRS। तो देखिए SIRS मतलब सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कैन हैव द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता है, उसमें कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया, ऑप्शन बी ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन सी टकिपनिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपेनिया। मतलब WBC का काउंट अगर 4000 से डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। तो ये जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है ना दोस्तों, इसमें हमें ब्रैडिकार्डिया नहीं दिखाई देता है, इसमें हमें टकीकार्डिया दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है, टकीकार्डिया। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि मलेरिया का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके, वही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए ARDS, ऑप्शन बी एसिडोसिस, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी कोमा। तो देखिए दोस्तों, मलेरिया में हमें ARDS दिखाई देता है, एसिडोसिस में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखाई देती है। ओके, फिर उसके बाद में हाइपरग्लाइसीमिया। तो देखिए दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट नहीं होता है, हाइपोग्लाइसीमिया प्रेजेंट होता है। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये फीचर नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया फीचर नहीं है। और कोमा, तो कोमा भी हो सकता है मलेरिया के पेशेंट को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, तो अदर फीचर्स की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अगर अदर फीचर में हमें एनीमिया दिखाई देता है, इवन एक्यूट किडनी इंजुरी दिखाई देता है, जॉन्डिस दिखाई देता है, और पल्मोनरी एडिमा भी दिखाई दे सकता है। इवन पेशेंट में शॉक भी हो सकता है। ओके, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट मलेरिया का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कार्डियक ट्रोपोनिन मे बी इलेवेटेड इन। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्डियक ट्रोपोनिन जो होता है ना, ये कौन से कंडीशन में, कार्डियक कंडीशन के अलावा और कौन सी कंडीशन में इलेवेट हो सकता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी क्रोनिक किडनी फेलियर, ऑप्शन सी एक्यूट लिवर फेलियर, ऑप्शन डी इपिलेप्सी। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार्डियक ट्रोपोनिन जो होता है ना, ये क्रोनिक किडनी फेलियर में भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो कार्डियक ट्रोपोनिन है वो CRF के पेशेंट में इंक्रीज हुआ दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। ओके, तो देखिए दोस्तों, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, इसमें कौन सी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है रिड्यूस टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, TLC रिड्यूस होती है क्या, फिर इंक्रीज फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, इंक्रीज रेसिड्यूअल वॉल्यूम, इंक्रीज रेसिड्यूअल TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज होता है क्या, ये बोला गया है। ओके, तो बाद में क्या बोला गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कौन से करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है ना, इसमें जो लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी जो है ना, ये रिड्यूस नहीं होती है दोस्तों, ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में इंक्रीज फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, तो फंक्शनल FRC जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम और TLC का जो रेशियो है ना दोस्तों, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें आंसर में क्या मिला है,
2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, नहीं। ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो देखिए दोस्तों ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, तो इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिए हैं वही हमें कंसिडर करना है। और उसके बाद में क्या बोला गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबो आर करेक्ट। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यही फाइंड आउट करना है। तो पहला सेंटेंस है इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। तो देखिए दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ना ये ग्राम नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद में इट इन्वेड्स द इपिथेलियम। ओके, तो ये इपिथेलियम को इन्वेड नहीं करता है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में इट प्रोड्यूस यूरियस। तो देखिए दोस्तों ये यूरियस प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हम लोग आरयूटी टेस्ट करते हैं। आरयूटी मतलब क्या हो गया, रैपिड यूरियस टेस्ट। ओके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, फिर उसके बाद में है इट प्रोड्यूसेस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्रोड्यूस नहीं करता है दोस्तों, ये एक तो गैस्ट्रिक कैंसर फॉर्म करता है या फिर डिओडिनल अल्सर फॉर्म करता है। ओके, क्या फॉर्म करता है, डिओडिनल अल्सर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस नहीं होता है। तो ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो इसके लिए करेक्ट कौन से 1 एंड 3। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 4 नहीं। ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। तो देखिए दोस्तों ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ना, इसको ही हम लोग कंपाइलोबैक्टर पाइलोरी भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, कंपाइलोबैक्टर पाइलोरी भी बोल सकते हैं। और ये क्या कॉज करता है, एक तो डिओडिनल अल्सर कॉज कर सकता है या फिर गैस्ट्रिक कैंसर भी कॉज कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ 60-year-old पेशेंट प्रेजेंट विथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिस्फेजिया टू सॉलिड्स फॉर 3 months विथ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक 60-year-old पेशेंट है जिसमें क्या हुआ है, ग्रेजुअली डिस्फेजिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, जो सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड वो प्रॉपरली कंज्यूम कर नहीं पा रहा है, उसमें उसको डिस्फेजिया हो गया। कब से, 3 महीने से। साथ में उसमें सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों ये डिस्फेजिया अगर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिस्फेजिया है और लॉन्गर ड्यूरेशन से है और साथ ही में अगर वेट लॉस प्रेजेंट है ना दोस्तों, ये सभी जो है ना ये कार्सिनोमा के साइन है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर इसोफेगस, ऑप्शन बी कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन सी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, ऑप्शन डी न्यूरोजेनिक इसोफेगस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूजफुल फॉर स्टरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो देखिए दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, जो पैक्ड होते हैं, जैसा एज लाइक सिरिंज हो गया। ओके, सिरिंज जो होती है ये प्लास्टिक होती है। ओके, तो प्लास्टिक मटेरियल है तो इसको हम लोग ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसको हाई टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, इवन इसको हम लोग रेडिएशन भी नहीं पास कर सकते, जिसकी वजह से ये डिटोरियरेट हो सकती है। ओके, सो उसके लिए हम लोग कौन सी गैस यूज करेंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हेलोथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग ऑटोक्लेविंग नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर पे उसको ट्रीट नहीं कर सकते या फिर उसको हम लोग रेडिएशन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ईटीओ स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ओके, क्या कौन सा स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ईटीओ स्टेरिलाइजेशन। ईटीओ मतलब क्या होता है दोस्तों, इथिलीन ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों आपने अगर सीरिंज का पैक देखे होंगे, ओके, सीरिंज का वो जो रैपर रहता है उसके पीछे ईटीओ स्टेरिलाइज लिखा रहता है, या फिर आप गुडेल्स एयर वे ओपन करके देखिए, या फिर कोई भी प्लास्टिक में जो प्लास्टिक कवर में जो चीज़ रहती है उसको अगर आप पीछे पढ़ते हैं ना तो उसके ऊपर ईटीओ स्टेरिलाइजर लिखा रहता है। ईटीओ स्टेरिलाइजर मतलब क्या हो गया, इथिलीन ऑक्साइड। तो देखिए दोस्तों ये जो इथिलीन ऑक्साइड जो होता है ना, ये बेसिकली बैक्टीरियल प्रोटीन जो होता है उसका अल्काइनेशन कर लेता है। ओके, क्या कर लेता है, अल्काइलेशन, बैक्टीरियल प्रोटीन का अल्काइलेशन कर लेता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल प्रोटीन होता है उस मतलब बैक्टीरियल सेल होता है उसका रिप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ओके, तो और जो रिप्लिकेशन नहीं हुआ तो वो सेल की डेथ हो जाएगी और नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन अ पेशेंट विथ लैसेरेटेड इंजुरी फुट हु इज नॉट एक्टिवली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टिटेनस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड फॉर टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस। तो देखिए दोस्तों एक पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, लैसेरेटेड इंजुरी फुट में। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है कि वो एक्टिवली इम्यूनाइज नहीं है। ओके, टिटेनस के अगेंस्ट में एक्टिवली इम्यूनाइजेशन उसका नहीं हुआ है। तो वैसी सिचुएशन में हम लोग टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस में क्या
प्रीफर करेंगे? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टिटेनस टॉक्साइड, ऑप्शन सी टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी ट्रिपल वैक्सीन। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें वैक्सीनेशन का स्टेटस पता नहीं है, ओके, या फिर इनकम्प्लीट है वैक्सीनेशन, या फिर हमें नॉट नोन है, पता नहीं है, या फिर लास्ट बूस्टर डोज अगर उसने 10 साल पहले मोर देन 10 ईयर्स का अगर ड्यूरेशन हो जाता है बूस्टर डोज लेने के बाद में, और उस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी एक बार भी उसने टिटेनस का प्रोफिलैक्सिस नहीं लिया है, तो वैसी सिचुएशन में हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ओके, सो ऑप्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहाँ दिखाई दे रहा है? हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द स्वान गैंस कैथेटर इज यूज टू मेजर। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वान गैंस कैथेटर होता है ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, या फिर क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पेरिफेरल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी पोर्टल वेनस प्रेशर, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेज प्रेशर, ऑप्शन डी इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्वान गैंस कैथेटर जो होता है ना, ये पल्मोनरी वेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, तो ये जो कैथेटर होता है ये पल्मोनरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। ओके, और उसके थ्रू पल्मोनरी वेज प्रेशर मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते होगे, ये इसमें 4 पोर्ट्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4, तो 4 पोर्ट का अलग अलग पर्पज होता है। ओके, ये प्रॉक्सिमल पोर्ट हो गया, फिर पोर्ट 2 थर्मिस्टर, पोर्ट 2 बलून, और ये डिस्टल पोर्ट होता है। तो ये ऐसे वेन में जाके ये यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में इसको इंसर्ट किया जाता है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या था? ऑप्शन सी। ओके, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों, नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और दोस्तों, ये वीडियो आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो। ओके, और दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।